हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका बीए एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपका है बीए सेकंड ईयर। आपका एक प्रकार से कहीं यार सेकंड थर्ड सेमेस्टर, ठीक सेमेस्टर आपका थर्ड होने वाला है। आपका सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान आपका सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक। आपके 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए दोस्तों 24 के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। चलिए आपका जो सब्जेक्ट देख लेते हैं। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट आपका सब्जेक्ट है और आपका पेपर कोड है A130301T आपका पेपर कोड हो गया, ठीक। चलिए आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि टोटल आपके सेक्शन ए के पूरे आपके 30 नंबर के होने वाले हैं, ठीक। आपको पूरे 10 क्वेश्चन करने होंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? सुपोषण किससे कहते हैं? सुपोषण किससे कहते हैं? दोस्तों, सुपोषण की बात करें तो जो सुपोषण होता है एक प्रकार का, ये जो होता है यूट्रोफिकेशन शब्द का उद्भव, यानी कि सुपोषण शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द यानी कि ग्रीक शब्द किससे हुआ है? यूट्रोफास शब्द से हुआ है, ठीक। कुपोषण शब्द का उद्भव यूट्रोफास शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पोषण या समृद्ध, ठीक। यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय का पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही पोषण कहलाता है, ठीक। पोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता रहता है, ठीक। एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक प्रकार से सुपोषण का जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब ही होता है पोषण करना होता है, ठीक। पर्यावरणीय या जलीय स्रोतों के संबंध में पोषण से तात्पर्य किसी जलाशय यानी जल स्रोत को पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही सुपोषण कहलाता है, ठीक है। सुपोषण की इस प्रक्रिया में जल स्रोतों में पौधे तथा शैवालों का विकास भी किया जा सकता है, ठीक। इस तरह के आप लिख सकते हैं, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आहार। आहार किसे कहते हैं? तो आहार एक प्रकार का आपका क्या होता है? आहार एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है, वही आपका आहार होता है, आहार कहलाता है, ठीक। दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं वह पदार्थ है जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे, वही आपको आहार, एक प्रकार से आपको आहार कहा जाता है, ठीक। अगर हम आहार की बात करें तो इसके 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक। पहला उद्देश्य आपका क्या होता है? शरीर को उसके प्रत्येक अंग को क्रिया रखने की शक्ति देना, आहार का जो कार्य होता है, ठीक। और दूसरा आपका होता है दैनिक क्रियाओं में ऊतकों के टूटने फूटने से नष्ट होने वाली क्रियाओं का पुनर्निर्माण करना होता है, ठीक। और आपका तीसरा जो होता है शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देना होता है, ठीक। इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? भोजन। भोजन किससे कहते हैं, ठीक। आपका तीसरा क्वेश्चन है भोजन किससे कहते हैं? तो भोजन क्या होता है? भोजन एक प्रकार का क्या होता है? हमारे शरीर द्वारा लिया गया कोई भी पदार्थ अथवा पेय है, ठीक, जिससे शरीर की ऊर्जा वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत और सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होती है, ठीक। अपने प्रस्तावना में भी पढ़ा होगा कि भोजन वह कच्चा माल है जिससे शरीर का निर्माण होता है, ठीक। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि जो कुछ हम ग्रहण करते हैं जिसके माध्यम से वो हमारा जो भोजन होता है, जो कि ग्रहण करने योग्य होता है, खाने योग्य होता है, उसी को हम भोजन कहते हैं, ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? कुपोषण। कुपोषण के 2 कारण बताएं। कुपोषण क्या होता है? एक प्रकार का
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक जो संतुलित आहार होते हैं लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। यानी कि आपके शरीर को सही रूप से एनर्जी या फिर संतुलित आहार न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। ठीक, तो कुपोषण के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे हो गए कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई प्रकार की बीमारियों की शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियां होना अत्यंत जरूरी होता है। कुपोषण पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में आते हैं। ठीक, बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण हुई होता है। स्त्रियों में रक्तल्पता एवं घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा तथा रतौंधी और यहाँ तक कि अंधत्व यानी कि अंधे होने के भी कुपोषण से ही दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे 50 रोग भी हैं जिनका कारण अपर्याप्त या असंतुलित भोजन होता है। ठीक, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि विकसित राष्ट्रों की जो अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है, काफी ज्यादा विकराल हो गई है। इसका प्रमुख यह कारण है कि गरीबी। आदमी जब भोजन नहीं करेगा 2-4 दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो कुपोषण का आसानी से आप शिकार हो जाएंगे। ठीक, एक प्रकार से आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? साले साले आहार के लाभ बताएं। साले आहार एक प्रकार से आपका क्या होता है? तो आपका साले आहार विद्यार्थी देश का आप जानते हो कि विद्यार्थी देश का ये भविष्य होता है। इस सोच के साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए साले पोषण आहार योजना को आरंभ किया है। ठीक, इस मध्याह्न भोजन योजना के छात्रों को ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद मिलती है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति कर स्वास्थ्य में सुधार लाने की भी केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी मध्याह्न भोजन योजना को दे दी है। ठीक, समय समय पर इसमें सुधार किए जाएंगे। खिचड़ी, मोंठ, बटाना, उसर से शुरू हुई इस योजना में पिछले शैक्षणिक सत्र में तुअर दाल को शामिल किया गया। सप्ताह में 3 दिन दाल चावल देने के निर्देश दिए गए। ठीक, इस योजना के आप लाभ इस प्रकार हैं। सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। ठीक, फिर आपका दूसरा है ग्रीष्म काल के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषक संबंधी सहायता प्रदान किया गया। ठीक, और आपका तीसरा है लाभान्वित वर्गों के गरीब को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सुविधा मिली। ठीक, आपका चौथा है साले पोषण आहार योजना जो है एक प्रकार का महाराष्ट्र मेनू नीचे दिए। इसमें जो मुख्य रूप से आंगनबाड़ी पोषण आहार मानधन, साले पोषण आहार इसमें परिपत्र होते हैं। ठीक, इसमें मध्याह्न भोजन में स्टूडेंट को सप्ताह में 3 दिन दाल चावल, 1 दिन मोंठ और 2 दिन बटाना उसल के साथ चावल देना अनिवार्य होता है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। क्वेश्चन नंबर छठा आपका क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार एक प्रकार से क्या होता है? संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मिले होते हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण और और आपका ही हो गए जल शारीरिक जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में मौजूद रहे, वही आपका संतुलित आहार होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग अपने आसपास लगभग अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा मोटे और कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा पतले भी हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक, इस तरह अनेक बच्चों छोटी उम्र में ही मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कई बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक, जबकि कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर या पतले वजह से उनको बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। फिर क्या हमने ऐसा कभी देखा है कि ऐसे
कोई बच्चे खाते पीते नहीं हो या उन्हें खाने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। दरअसल इस तरह के मोटे या बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है उनका संतुलित आहार नहीं होना। आप अगर संतुलित यानी कि सही तरीके से आहार नहीं करेंगे तो आप जाहिर सी बात है किसी न किसी बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे, किसी न किसी परेशानी से। ठीक, तो इस तरीके जो संतुलित आहार होते हैं जिसमें पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब मौजूद हो, वही आपके संतुलित आहार होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या, 7वां क्वेश्चन, संवेग का क्या अर्थ है। संवेग का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार से आप लिख सकते हैं संवेग क्या होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन, जो संवेग है अंग्रेजी भाषा के इमोशन, ठीक, इमोशन शब्द से, इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण शब्द है। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के एमोवेवर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ उत्तेजित कर देना होता है। ठीक, संवेग मनुष्य को झकझोर देता है। उदाहरण के लिए आप किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिए, उसकी मुट्ठियां भींग जाती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, माथे पर सलावटें पड़ जाती, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनकी जो धड़कन है बढ़ जाती है, उनका पूरा शरीर उत्तेजित हो उठता है। संवेग मनुष्य को हिलाकर रख देता है। मनुष्य का जो संतुलन है संवेग की अवस्था में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की बुद्धि उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। लेकिन जो जरूरी है नहीं कि संवेग काम में बाधक ही बने। संवेग का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि आपके काम में और रुकावट पैदा करे, बाधक बने। ठीक, जहाँ संवेग मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ लाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को संवेग से अच्छे कार्य करने में भी प्रेरणा मिल सकती है। ठीक, कभी कभी प्रेम के वशीभूत होकर कुछ युवक अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं संवेग का अर्थ। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, क्या है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आपका क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, एक प्रकार से लिख सकते हैं आप को, जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी एक प्रकार क्या होता है, एक संरचना होता है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है। ठीक, जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते रहते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे अरसों से ज़्यादातर समय स्थिर रहते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। ये जो आपके व्यक्तित्व हैं हर बार आपके दिमागी संतुलन और व्यवहार के कारण ये हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक, व्यक्तित्व जो होते हैं एक प्रकार से अगर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपने आप को जिस रूप से प्रदर्शित करे वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, यानी उसकी जो ह्यूमैनिटी है, उसका कैरेक्टर है, वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वही उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक, या उसकी जो आत्मा की पहचान भी कहीं की जा सकती है। उसने अपने आत्मीय रूप को किस प्रकार बनाया हुआ है, यही इस प्रकार का उसका जो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले बहुत प्रकार से कारक होते हैं, जैसे आपका हो गया भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता, अनुभव और संस्कृति। ये आपके 4 मुख्य कारण हैं जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, कोई एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है। व्यक्तित्व विकास पर 3 मुख्य प्रभाव आनुवंशिकता, पर्यावरण और स्थिति के अनुसार भी इसके हो सकते हैं। आनुवंशिकता या आपके व्यक्तित्व पर उन प्रभाव को संदर्भित कर सकता है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, वह आपके जीन में होते हैं। इन लक्षणों को बदलने के लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जो ह्यूमैनिटी है उस हिसाब से अगर समय के अनुसार आप बदलते रहेंगे,
जाहिर सी आपका जो व्यक्तित्व है वो ऑटोमेटिकली आपका बदल जाएगा। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्या है, किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी कि साथी समूह के प्रकार बताएं। किशोरावस्था में जो साथी समूह उसके प्रकार बताना। ठीक, तो क्या होता है, बच्चों और युवा किशोरावस्था में समान लिंग के साथियों के साथ अधिक मित्रता होती है। मतलब जैसे आप अगर छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है आप छोटे बच्चों के साथ मित्रता करेंगे। अगर आप बड़े बच्चे हैं, वयस्क हैं किशोरावस्था में, तो आप अपने लेवल के बच्चों से बातचीत करेंगे यानी कि दोस्ती करेंगे। ठीक, वहीं पर पूछा गया है। तो बच्चों और युवा किशोरावस्था में समान लिंग के साथियों के साथ अधिक मित्रता होनी चाहिए। जैसे जैसे किशोर परिपक्व होते हैं वैसे विषम लैंगिकता, विपरीत लिंग के लोगों के साथ संबंध और द्विसामाजिकता, समान और विपरीत लिंग वाले साथियों के साथ संबंध बनाने के लिए खुले हो जाते हैं एक प्रकार से। ठीक, मित्र दबाव हर युवा व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। खासकर किशोरावस्था के दौरान यह व्यवहार निर्णय और विकल्पों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, युवा व्यक्तियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए साथियों के दबाव की गतिशीलता को समझना और उससे निपटना सीखना आवश्यक होता है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं, मित्र दबाव समूह को समझना होता है। युवाओं में मित्र दबाव समूह में योगदान देने वाले भी ऐसे बहुत से कारक होते हैं। मित्र दबाव समूह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। युवा साथियों के दबाव से निपटना भी होता है। ये आपके जो होते हैं किशोरावस्था साथी समूह के आपके जो होते हैं प्रकार होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल क्या करना है, आपको केवल यहाँ पर आप लोग देख रहेंगे केवल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व कराएंगे 4 क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें से क्या है, आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक, 4 नंबर के आप देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके पूरे सेक्शन बी के 24 नंबर का होने वाला है। ठीक, चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो है पहला है, यानी कि जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का वही बताएंगे। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या है, किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाइए। किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका, तो ये क्या होता है एक प्रकार से, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे दाल, चपाती या चावल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और दूध का सेवन सही मात्रा में करने से किशोरावस्था में संतुलित पोषण दिया जाना चाहिए। निरंतर किशोरों के लिए पोषण संबंधी निर्देश यह बताते हैं कि लड़कियों को प्रतिदिन औसतन यानी कि 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव भी आते हैं। इसमें उनके खाने में पोषक तत्व जरूर होने चाहिए। किशोरावस्था में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव भी आते हैं। इस दौरान उनके वजन और लंबाई का विकास होता है। उनके तन मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें सही मात्रा में पोषण की जरूरत होती है और पोषण के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है। किशोरावस्था बचपन से और जवानी के बीच की आयु को, यानी कि आपके जो शिशु अवस्था है, ठीक, और आपके जो जवानी के बीच की आयु को किशोरावस्था होता है, यानी कि आपके 10 से 19 साल, जो आपके 10 से 19 साल के बीच का आपका जो वर्ष होता है वही आपका एक प्रकार से किशोरावस्था होता है, जिसमें आपके शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक एवं भावनात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक, संतुलित आहार उस भोजन को भी कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन आर प्रचुर मात्रा में मिल जाए, वही आपका संतुलित आहार होता है। ठीक, किशोरावस्था में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
ठीक, इसके अलावा नियमित रूप से योगा और व्यायाम करने की आदत भी डालनी चाहिए। यदि आप खान पान को लेकर कोई समस्या हो तो आप डाइटिशियन से संपर्क करें, यानी डायरेक्टर आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। आपका जो किशोरावस्था में आहार तालिका होती है, शुद्ध आहार तालिका होती है। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। तो क्या होता है, आपको संतुलित आहार तालिका बनाते समय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा आदि सभी को आहार में स्थान देना चाहिए। ठीक, आहार नियोजन करते समय ऐसी पाक विधियां चुननी चाहिए जिससे पोषक तत्व कम से कम नष्ट हो। ठीक, आपकी जो एनर्जी है कम से कम नष्ट हो। प्रतिदिन 1 अथवा 2 कच्चे फल और सब्जियां भी आहार में प्रयोग करना चाहिए। ठीक, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी लगभग 60 से 70% और प्रोटीन से लगभग मान के चलिए 10 से 12% और वसा से कुल मान के चलिए कि 20 से 25% कैलोरी होना चाहिए। स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्यों को तरीकों से सुधार करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ाने से भी रोकता है। अन्य भी इसके प्रमुख लाभ हैं। ठीक, परिवार के अनुकूल आहार भिन्न भिन्न दो परिवारों के सदस्यों की रुचियां तथा आवश्यकता एक दूसरे से अलग भी होती है। अतः जो आहार परिवार की आवश्यकता होती है अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बिना नमक की दाल निकाय कर बाद में नमक डालना होता है। भिन्न भिन्न परिवार में एक दिन में खाए जाने वाले आहार की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। उसी के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। जैसे कहीं 2 बार नाश्ता, 2 बार भोजन, जबकि कुछ परिवारों में केवल भोजन ही 2 बार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आपका जो नाश्ता होता है उसमें अलग तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन अलग तरीके पाए जाते हैं। इसलिए अलग अलग तरीके के जो भोजन है उसको भी करना चाहिए। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर देख लें, यहाँ पर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक, शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव बताएं। शराब एवं जो नशीली दवाएं हैं उसके दुरुपयोग के प्रभाव आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, शराब का जो दुरुपयोग है आपराधिक दोनों से संबंधित है, आपराधिक दोषों से संबंधित है ज़्यादातर शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने से। ठीक, जिसमें आपका बाल शोषण, घरेलू हिंसा यानी कि घरेलू जो झगड़ा, बलात्कार, सेंधमारी एवं हमले भी इसमें शामिल हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग जिसमें अल्कोहल यानी कि शराब की निर्धारित औषधियाँ शामिल हैं, रोग लक्षण को प्रेरित कर सकते हैं जो मानसिक रोग के समान होते हैं। ठीक, अधिकांश सरकारों ने कुछ खास प्रकार की नशीली दवाओं का उपयोग को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कानून का निर्माण किया है। इन नशीली दवाओं को अक्सर गैर कानूनी दवाएं भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से बिना लाइसेंस के उनका उत्पादन करना, वितरण करना एवं उन्हें अपने अधिकार में रखना गैर कानूनी होता है। इन दवाओं को नियंत्रित मादक द्रव्य भी कहा जाता है। समान अधिकार के लिए भी कानूनी दंड काफ़ी कठोर, कुछ देशों में विरुद्ध दंड सहित भी हो सकते हैं। विभिन्न देशों में उनके भीतर में कानून में भिन्नता हो सकती है। पूरे इतिहास में कानून व्यापक रूप से बदल रहे हैं। ठीक, नशीली दवा कानून संबंधी ज़्यादातर आपको इसके संगठित आपराधिक नशीली दवा उत्पादक संघ विश्वव्यापी स्तर पर संचालित हैं। आपराधिक दंडों की समाप्ति के समर्थक यह तर्क देते हैं कि नशीली दवा का निषेध
नशीली दवा के व्यापार को एक लाभकारी व्यवसाय बनाते हैं जिससे अधिकांश आपराधिक गतिविधियां संबंधित हैं। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। इसके जो आपके उपचार होते हैं, इसके छुड़ाने के अत्यधिक शराब पीने एवं मादक द्रव्यों के सेवन के अन्य रूपों के लिए उपचार दुनिया भर के कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार हस्तक्षेप मौजूद है। लोगों के जीवन में कुछ मानसिक संतुलन बहाल करने के लिए उनकी सहायता की गई है। व्यवहार विश्लेषण साहित्य एवं व्यवहार मनोविज्ञान साहित्य से कई साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम उभरे हैं, जैसे कि आपका हो गया व्यवहारवादी विवाह संबंधी चिकित्सा, समुदाय सुदृढ़ीकरण दृष्टिकोण, क्यूएक्सजोपर चिकित्सा, आपात संबंधन रणनीतियां। इसके अलावा उसी लेख का सुझाव है कि शराब की निर्भरता वाले अंतरंग रोगों के उपचार के पूरे सामाजिक कौशल प्रशिक्षण शायद भावनात्मक। हालांकि ये कार्यक्रम व्यसन नशे के साथ में कि परंपरा समुदायों के बीच व्यापक नहीं है। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। शराब एवं नशीली दवाओं का के सेवन करने से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दुष्प्रभाव या प्रभाव देखने को मिलता है। इससे कई प्रकार के लोग चोरी चमारी एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये सब करने लगते हैं। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इसका सेवन होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। ठीक इस तरीके का आप लिख देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, सेक्शन आपका बी का। तो क्या है, परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है? परिवार किस प्रकार का नैतिक विकास को प्रभावित करता है? तो व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है। जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, समाज का अभिन्न अंग होता है और इसी में उसका अस्तित्व निहित होता है कि वह किस तरीके का है। यह सर्वविवादित है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज को आदर्श एवं सुव्यवस्थित रखने में मदद करते रहे। ठीक इस तरीके का आपका जो नैतिक व्यवहार होता है। ठीक बच्चों के संस्कार निर्माण में परिवार से बड़ा कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता है। सजा, तुष्टीकरण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के तरह की शिक्षा के माध्यम से परिवार बच्चों में नैतिकता पैदा करते हैं। यानी कि उनकी फैमिली के द्वारा ही बच्चों में रहन सहन हर एक चीज़ की भावना निहित होती है और उन्हें ऐसे विश्वास विकसित करने में मदद करते हैं जो उनकी संस्कृति के मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक इस तरीके का भी आप लिख सकते हैं। उनको प्रभावित करने में जो विशेषताएं होती है इस प्रकार से, मूल व्यक्ति के व्यवहार या नैतिक आचार संहिता का महत्वपूर्ण घटक है। मूल्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने अनुसार होती है। मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे आदर्शों से होता है। वस्तुतः अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग है उसका उतना मूल्य पर नैतिक शास्त्र में भी जो अनुचित है या मूल्यहीन है या सौंदर्य शास्त्र जो सुंदर है या मूल्यवान है। ठीक नागरिकों के मूल्य स्वभाव विचार आचरण व्यवहार से मिलकर राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। जन्म के समय बच्चों ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला माता पिता एवं परिवार द्वारा ही होता है। बच्चों का नैतिक एवं अनैतिक होना प्रथमतः परिवेश के तौर तरीके एवं पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करता है कि परिवार कब कैसे कितना और किस प्रकार के मूल्यों को देना चाहता है। 6 वर्ष की आयु तक ऐसे पड़ाव होता है जब बालक दूसरे के आचरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य इसी उम्र में होते हैं। अर्थात बच्चों के प्राथमिक मूल्यों का विकास जो है परिवार से ही होता है। यथा अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान परिवार के द्वारा ही होता है। सामाजिक रीति रिवाज परंपरा धर्म राष्ट्रीयता दया करुणा अनुशासन आदि व्यवहारिक एवं चारित्रिक मूल्यों का बोध परिवार से ही होता है। ठीक समान आचार विचार व्यवहार
मान्यताओं रीति रिवाजों को वाले जो लोग हैं मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। ठीक इस तरीके का जो परिवार के बाद व्यक्ति के मूल्य निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक परिवेश में रहकर नैतिक मूल्यों में परिपक्वता आती है। ठीक इस तरीके का आप लिख देंगे। ठीक यानी कि जो आपका परिवार है आपका जो कुशल जीवन आपका जो लाइफ है उसको बनाने में आपका परिवार काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सेक्शन सी यानी कि खंडसा। खंडसा आपका क्या है? खंडसा में आपको पूरे लगभग मान के चलिए आपको खंडसा में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको पूरे 450 शब्दों में आपको लिखना है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जिसके लिए यहाँ पर निर्धारित है यानी कि 10.5 पूरे तो आपको टोटल 21 नंबर मिलने वाले सेक्शन सी से। ठीक हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक चलिए देख लेते हैं कुपोषण। तो यहाँ पर पूछा गया है कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए। ठीक तो कुपोषण क्या होता है? एक प्रकार से कुपोषण एक प्रकार से यह बीमारी होती है जब शरीर को अपर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण से ही आहार की कमी होती है, पाचन की अवस्थाएं रुक जाती है या कोई अन्य रोग शामिल हो जाते हैं। तो इसी के कारण ही कुपोषण होता है। ठीक एक प्रकार से जैसे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तत्व पर्याप्त पोषक नहीं मिलते हैं तो आप कुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं। आप कुपोषण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अल्प पोषण अगर आपको अपर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो तो उम्र के हिसाब से आपकी ऊंचाई और वजन कम हो जाती है। इसके अलावा ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना अल्प पोषण के भी लक्षण हैं। अति पोषण क्या होता है? अधिक पोषण तत्वों में प्राप्त करने के लिए आपको मोटापा, अधिक वजन और आहार से संबंधित गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ठीक कुपोषण हमारे देश में लोगों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में करीब 190 करोड़ एडल्ट्स अधिक वजन वाले हैं जबकि 46 करोड़ एडल्ट्स कम वजन वाले हैं। ठीक यानी कि इसकी मात्रा में लगभग मान के चलिए 190 करोड़ अधिक वजन वाले यानी कि अधिक मोटे हैं और आपके जो है मान के चलिए 46 यानी कि 46 करोड़ जो लोग हैं पतले देखने को मिलेंगे। ठीक इस तरीके के हैं। ठीक कुपोषण हर देशों में लोगों को प्रभावित भी करता है। करोड़ों छोटे कद वाले और 5 करोड़ कमजोर बच्चे हैं। लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में मान के चलिए आपका 33 करोड़ लोग या फिर 33% महिलाओं ऐसे ही लोग कुपोषण से प्रभावित हैं। कुपोषण एक प्रकार का गंभीर स्थिति होती है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक पोषण आपको स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक प्रदान करता है। ठीक यदि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक फिर हम देखते हैं कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है कुपोषण का लक्षण क्या होता है? तो कुपोषण के जो लक्षण होते हैं शरीर से असामान्य रूप में फैट कम होना यानी कि आपका नॉर्मल से आपका जो फैट है कम होना। और दूसरा आपका क्या है? सांस लेने से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। और तीसरा आपका क्या है? सर्जरी के बाद जटिलताओं का जोखिम होता है। और चौथा आपका क्या है? हाइपोथर्मिया का जोखिम असामान्य रूप से शरीर का तापमान कम होना। आपका पांचवा है ठंड ज़्यादा लगना। आपका छठवां है चोट, संक्रमण या अन्य बीमारी ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगना। ठीक आपका सातवां है प्रजनन क्षमता में कमी होना। और आपका आठवां है थकान या उदासीनता होना। आपका नौवां है चिड़चिड़ापन होना। इस तरह के कुछ आपके लक्षण हो गए हैं
ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। और आप बात करें कि कुपोषण के जो उपाय होते हैं, उपचार होते हैं, कुपोषण के से बचने के कौन से उपचार होते हैं। कुपोषण का जो उपचार होता है, अंतर्निहित कारण और व्यक्ति की कितना कुपोषित है, इस बात पर निर्भर करता है। आपको घर पर रहकर स्वयं का ध्यान रखने के लिए उचित सलाह दी जाती है। यह जरूरत होने पर आहार विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन की सपोर्ट की सहायता आवश्यकता हो सकती है। गंभीर मामलों में अस्पताल में उपचार की आवश्यकता हो सकती है। आहार विशेषज्ञ आपको उन डाइट संबंधी परिवर्तनों के बारे में सलाह देंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। वह आपके लिए एक डाइट प्लान बनाते हैं जिससे आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। यदि ये उपाय आप पर्याप्त ना हो तो पूरक सप्लीमेंट्स के रूप में अतिरिक्त पोषक तत्व लेने की सलाह भी दी जाती है, जिसमें केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह पर दिया जाता है। ठीक, किसी भी अन्य आयु वर्ग के मुकाबले कुपोषण के बच्चों में और अधिक समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वह विकास मानदता और फिर से होने वाले संक्रमणों की संवेदनशीलता का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चों को कुपोषण के लिए एक चिकित्सीय उपाय के रूप में उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पूरक आदि शामिल होते हैं। ठीक, अस्पताल में गंभीर कुपोषण से इलाज की आवश्यकता होती है। इसमें पेरेंटल पोषक तत्व को धीरे धीरे मौखिक रूप से लेना चाहिए। जैसे ही इसकी स्थिति बदलती है वैसे ही सामान्य आहार को अपना जीवन शैली में शामिल कर देना चाहिए। ठीक, इस तरीके का आप और कुपोषण के जो बचने की दवा होती है, कुपोषण के लिए बहुत दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। जैसे कि आप लोग को बताएंगे कि लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं लेंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी दवा को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक, डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही आप उसका सेवन करेंगे। जैसे कि आपका हो गया, आपकी पहली दवा एक प्रकार से हो गई आपकी एडविन फुलिफल्स स्टेगनल ड्रॉप। आपको क्या होता है, इसमें एक बोतल होता है जिसमें 30 ml दवाई होती है। ठीक, और आपका दूसरा हो गया ELDD बायोस्टिन्स हर्नल ड्रॉप आपका होता है एक प्रकार से। ठीक, इस तरीके के बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं आज के दौर में कुपोषण के बचाव के लिए। तो आप किसी डॉक्टर की सलाह से इसको आप ले सकते हैं। आपको अगर इन सारी समस्याओं को देखने में समस्या हो रही है, ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से हम 2 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि में से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो आपका है शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मायने रखती है कि उसकी माँ का दूध से ही उसके माँ के दूध से ही सभी अमीनो अम्ल, कैलोरी और वसा, सोडियम के तत्व भी मिलते हैं। इसमें उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक, उनकी माँ के दूध का रोगाणु निरोधी गुण उनके संक्रमणों से बचाता है। ठीक, इसलिए निसंदेह जन्म से ही कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। ठीक, फिर आपका है बच्चों को विकास के दौरान प्रोटीन, कैल्शियम, स्वस्थ वसा, आयरन, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह सभी पोषक तत्व शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ शरीर की लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन आपके और गर्भ में पल रही शिशु
दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु को आपके आहार से ही पोषण मिलता है। आपकी गर्भावस्था के दौरान आप किस तरीके के भोजन करते हैं, उसके जो उसका भोजन है उसके द्वारा शिशु को भी उसके द्वारा ही सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं। फिर चाहे आप गर्भावस्था के किसी भी चरण में हो, मगर हर महीने कुछ विशिष्ट पोषक तत्व जरूरी होते हैं। ठीक इस तरीके का आप लिख सकते हैं। स्वस्थ और पोषित रहने के लिए आपको एक निश्चित पोषक तत्व को रोजाना एक औसत मात्रा में अपने शरीर में शामिल करना होगा। इसके आरडीए यानी कि क्या है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहा जाता है। हालांकि संतुलित और विस्तृत आहार आपकी अधिकांश पोषक तत्वों की दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है, मगर कुछ पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसकी पूर्ति केवल आहार से ही होना मुश्किल होता है। इन कारणों से गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी आदि के अनुपूरक सप्लीमेंट लेने के लिए कहा जाता है। ठीक, यदि आपको आहार संबंधी कुछ पाबंदियां हो, तो भोजन असहिष्णुता हो या भोजन संबंधी कोई कारण हो, तो डॉक्टर कुछ अतिरिक्त वर्षों पूर्व सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छी तरीके से किया जा सकते हैं। स्वस्थ गर्भावस्था व शिशु के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी यहाँ भी दी जाती है कि आपको ध्यान रहे कि व्यक्ति अलग अलग और व्यक्ति ज़रूरतों के आधार पर आहार व अनुपूरकों में अंतर हो सकता है। बिना डॉक्टरी अनुमति के कोई भी सप्लीमेंट ना लें, कोई भी दवा ना लें। हमेशा अनुशंसित यानी कि डॉक्टर की मदद से ही दवा लें। तो कैल्शियम कैल्शियम क्या होता है? एक प्रकार से कैल्शियम क्या होता है, डॉक्टर आपकी सेहत और खाने की आदतों के आधार पर ज़रूरत मंद कैल्शियम आपको दिया जाता है। शिशु के इसके लाभ भी होते हैं, इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं तथा नर्व से दिल और मांसपेशियां स्वस्थ रहते हैं। यह दिल की लय एवं ताल और रक्त के थक्कों के विकास में भी सहायक होते हैं। ठीक, फिर महिलाओं को अपने आहार से संतुलित पर्याप्त कोलिन नहीं मिलता है, उन्हें अनुपूरक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। शिशु के जो लाभ होते हैं, शिशु के मस्तिष्क के स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़े विकारों, न्यूरल ट्यूब डिप्स से बचाव करता है। इसके जो स्रोत होते हैं, अच्छी तरह पके हुए अंडे का सेवन करना चाहिए। चिकन और मछली का भी आप सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन, राजमा का भी सेवन कर सकते हैं। हरी गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी का भी आप सेवन कर सकते हैं। मूंगफली, सूरजमुखी का भी आप बीज का सेवन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके का बहुत सारे हो गए। शिशु के विकसित होते उत्तेजकों में प्रोटीन के निर्माण को भी बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तरों को नियंत्रित करता है। ठीक, इसमें से बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। फॉलिक एसिड क्या होता है? यह आपको स्वास्थ्य और आपके क्षेत्र में कौन सा सप्लीमेंट उपलब्ध है, इसे देखते हुए डॉक्टर आपको उचित सप्लीमेंट बताएंगे जिससे आपके शिशुओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। यह तंत्रिका तंत्र से जुड़े विकारों जैसे कि स्पाइना बिफिया आदि से बचाव करता है। यह उन जन्मजात विकारों को खतरा भी कर सकता है। यह डीएनए को उत्पादन यानी कि कोशिकाओं के समूह का निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, आयोडीन तो क्या है, आहार में आयोडीन युक्त नमक को शामिल करने की सलाह दी जाती है। बहरहाल आपके शरीर में आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी हो तो आपको अनुपूरक की ज़रूरत हो सकती है। इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है।
इसको नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद मिलता है। थायराइड ग्रंथि के उचित ढंग से कार्य करने के लिए यह जरूरी होता है। जैसे आपका आयोडीन युक्त नमक हो गया, और दूध और डेयरी उत्पाद हो गया, नमकीन पानी की मछलियाँ, समुद्र भोजन और समुद्री शैवाल, ये बहुत सारे आपके शिशुओं के प्रतिदिन पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, इस प्रकार के आपके शिशुओं की आवश्यकता उसके द्वारा लिया जाता है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।